हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे होती है? चलिए आज हम इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बारिश होने के प्रोसेस से। तो दोस्तों, सूरज की गर्मी से समुंदर, नदी और तालाब का पानी ऊपर उठता है। इसे जलवाष्प या बुहार कहते हैं। यह जलवाष्प जब आकाश में ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है तो ये बादल बन जाती है। और जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, बूंदों के एक दूसरे से जुड़कर बड़ी हो जाती हैं, इसलिए भारीपन आ जाता है, तो वे अपना पानी वर्षा के रूप में गिरा देते हैं। इसे ही बारिश कहते हैं। गिरने के बाद पानी फिर से जमीन, नदी, समंदर में चला जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि बारिश से संबंधित हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म है एडियाबैटिक कूलिंग। क्या होता है इसे समझते हैं सरल शब्दों में। तो फ्रेंड, जब हवा ऊपर उठती है तो ऊंचाई पर प्रेशर कम हो जाता है। कम प्रेशर के कारण हवा फैलने लगती है और जब हवा फैलती है तो उसका तापमान घट जाता है और यही ठंडी होने की प्रक्रिया एडियाबैटिक कूलिंग कहलाती है। बारिश से इसका क्या संबंध है वो भी हम समझते हैं। जब गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है तो ऊपर जाते जाते हवा फैलती है और ठंडी होती है। यह एडियाबैटिक कूलिंग है। जब तापमान इतना गिर जाता है कि हवा अपने ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाए तो वाटर वेपर यानी जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। इसे कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। यही बूंदें मिलकर बादल या फिर बारिश बनाती हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम देखा जाए तो जब हवा ऊपर उठकर फैलती है तो बिना किसी ऊष्मा के आदान प्रदान यानी विदाउट हीट एक्सचेंज की ठंडी हो जाती है। इसे ही हम एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी एक टर्म्स का नाम और भी लिया, जैसे कि ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मतलब ओस बिंदु। ड्यू पॉइंट का मतलब होता है कि तापमान, टेम्परेचर जिस पर हवा में मौजूद जलवाष्प वाटर वेपर ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलने लगती है। इसे बारिश के संदर्भ में आसानी से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि हवा में मॉइस्चर यानी नमी हमेशा कुछ न कुछ नमी रहती है, यानी जलवाष्प हवा में कुछ न कुछ रहती है। और जब हवा ठंडी होती है तो यह हवा ठंडी होने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि हवा और ज़्यादा नमी अपने अंदर नहीं रख पाती है। यही तापमान ड्यू पॉइंट कहलाता है। जिस तापमान पर हवा में मौजूद जलवाष्प पानी की बूंदों में बदलने लगती हैं वही ड्यू पॉइंट है। और बारिश से इसका क्या संबंध है? तो जब हवा ऊंचाई पर जाकर ठंडी होती है और उसका तापमान ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, तब बादलों में जलवाष्प बूंदों में बदल जाती है। इन बूंदों के भारी होने पर वे नीचे गिरती है। यही बारिश कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि वाटर साइकिल यानी जल चक्र क्या है। जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में वापस जमीन पर आता है। इस प्रक्रिया को ही जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल के 4 मुख्य चरण होते हैं। फर्स्ट है उसमें एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण। तो सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील का पानी भाप बनकर हवा में चला जाता है। यह एवोपरेशन या वाष्पीकरण कहलाता है। नंबर 2 कंडेंसेशन यानी संघनन। जब भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और छोटी बूंदों में बदल जाती है, जैसे कभी हमने ड्यू पॉइंट में समझा था, वो कंडेंसेशन कहलाता है। फिर आता है 3rd नंबर प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। जब बादलों की बूंद भारी हो जाती हैं तो वे बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में नीचे गिरती हैं। एंड नंबर 4 कलेक्शन, जो हम संग्रह करते हैं। तो ये जो पानी नीचे गिरता है उसका संग्रह नदियों, झीलों और समुद्र में वापस इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से गर्म होता है, फिर ऊपर उठ के ठंडा होता है। ड्यू पॉइंट के आगे फिर से बारिश होती है। यही जल चक्र यानी वाटर साइकिल अपना रिपीट होता रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेसिपिटेशन केवल वर्षा ही नहीं होता। प्रेसिपिटेशन के अंदर आसमान से पानी, बर्फ या ओले का गिरना आता है। यानी जब बादलों से पानी नीचे गिरता है या बर्फ या ओले गिरते हैं तो उस टोटल टर्म्स को ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? जैसे अभी हमने फिर से बड़ा रिपीट करते हैं कि हवा में मौजूद वाटर वेपर ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और ये ठंडी होकर ड्यू पॉइंट यानी उस बिंदु तक पहुंचती है। उसके बाद संघनन या कंडेंसेशन होता है, यानी जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। अगर ये बूंदें बहुत छोटी छोटी होती हैं तो हवा में तैरती रहती हैं, जिन्हें हम क्लाउड्स कहते हैं। लेकिन जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं या ड्यू पॉइंट से भी ज़्यादा ठंडी होने लगती हैं तो नीचे गिरने लगती हैं, क्योंकि हवा वाटर वेपर को अपने अंदर और ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकती, क्योंकि वो भारी हो जाती हैं। इसे ही प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश के बाद हम बात करेंगे स्नोफॉल यानी हिमपात के बारे में। जब तापमान हमारा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है और हवा में बहुत कम नमी, मॉइस्चर रह जाता है तो जलवाष्प सीधे बर्फ के क्रिस्टल्स यानी आइस क्रिस्टल्स में बदल जाती है, जो पानी के बूंदों में न बदल के डायरेक्ट आइस क्रिस्टल्स में बन जाती है। यह सब्लिमेशन की प्रक्रिया से होता है, यानी बिना पानी बने सीधे बर्फ बन जाना। तो दोस्तों, फिर पानी नहीं, फिर वो बर्फ के रूप में नीचे गिरती है, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं। फिर हम बात करेंगे ओले पड़ना। जैसे कि दोस्तों हमने देखा होगा कि पूरे गांव की फसल ओले पड़ने के कारण खराब हो जाती है। ये ओले बर्फ़ के टुकड़ों का बारिश के रूप में गिरना होता है। बारिश के साथ ये बर्फ़ के टुकड़े भी गिरते हैं। तो इसका भी कारण यही है कि जब बादलों में
तेज़ ऊपर उठने वाली हवा, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट्स हम जिसे कहते हैं। बारिश की बूंदें ऊपर नीचे बार बार जाती हैं, इस प्रकार ऊपर जाकर ठंडी को जम जाती हैं, जिससे उन पर बर्फ़ की परतें बनती हैं, और जब यह बहुत भारी हो जाता है तो वो लेकर रूप में नीचे गिरता है। मतलब कहने का है कि जब नीचे गिरने वाली बूंदों को, बारिश की बूंदें जब बार बार ऊपर स्ट्रॉन्ग हवा के जरिए ऊपर ले जाती हैं तो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं, और ऊपर उनके ऊपर एक बर्फ़ की लेयर बन जाती है। फिर ये बर्फ़ की लेयर बारिश के साथ साथ बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में नीचे गिरती है, जिसे हम ओले या हेल कहते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत ही नुकसान होता है, इससे पूरी फसल खराब हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा कि बारिश के जितने भी प्रकार हैं सबका एक ही प्रोसेस है, हवा का गर्म होकर ऊपर उठना और कंडेंस होकर जलवाष्प में बदल जाना, यानी मॉइस्चर का सीधे जल में बदलकर नीचे गिरना। लेकिन ऊपर ये हवा का ऊपर उठने की प्रक्रिया कई तरीके से हो सकती है। ऊपर जाकर ठंडा होकर गिरना एक अलग बात है, लेकिन ऊपर उठने की प्रक्रिया 3-4 केसों में अलग अलग हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अपलिफ्ट ऑफ एयर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिकल। इसे हम समझते हैं, जैसे कि नंबर 1 है कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। फ्रेंड्स, जैसे नंबर 1 में है कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, तो ये नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जो कि गर्म देश होते हैं वहाँ पर होती है, और स्पेशली गर्मी के सीज़न में यानी समर सीजन में ट्रॉपिकल रीजन्स में ये देखी जाती है, क्योंकि वहाँ इंटेंस लोकल हीटिंग के कारण हवा ऊपर उठने शुरू हो जाती है, और जब हवा ऊपर उठती है तो वहाँ एडिमेटिकली कूलिंग होती है, जैसा कि अभी हमने समझा था। तो फिर जब कूलिंग ये हवा में ऊपर उठने का जब कूलिंग होती है तो कंडेंसेशन के कारण प्रेसिपिटेशन होता है। ये सिंपल कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन है। इसका मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल रीजन और सावाना रीजन में ज़्यादातर होता है, क्योंकि वो ट्रॉपिक्स के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे आता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, यानी माउंटेन रीजन्स में जो बारिश होती है उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। मतलब आगे जाकर कंडेंसेशन प्रोसेस सेम है, लेकिन हवा के ऊपर उठने का प्रोसेस यहाँ भी डिफरेंट है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि माउंटेन रीजन में क्या होता है, जैसे हवा ऊपर उठती है तो माउंटेन से टकराकर हवा को फोर्स किया जाता है ऊपर उठने के लिए। मतलब यहाँ पर एक तरीके से माउंटेन्स ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हवा को फोर्सफुली मतलब माउंटेन की एक साइड में ऊपर उठने लगती है, और फिर जब हवा ऊपर उठने के कारण फिर से एडिमेटिकली कूलिंग हो जाती है तो कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन हमारा होता है। और अगर हवा में मॉइस्चर है अपना तो कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, और ये स्पेशली नॉर्थन प्लेन्स यानी उत्तर के जो प्लेन्स हैं इंडिया में, नॉर्थन रीजन्स में वहाँ पर होता है। और इस कारण साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो प्रेसिपिटेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसी तरह का होता है। फ्रेंड्स, तीसरे टाइप का जो प्रेसिपिटेशन है यानी वर्षा का जो तीसरा कारण है वो होता है साइक्लोनिकल प्रेसिपिटेशन, यानी चक्रवात के कारण वर्षा। तो फ्रेंड्स से समझते हैं हमसे ये क्या है, क्योंकि जब हवा चक्रवात के कारण ऊपर उठती है, हमने पहले ही बताया कि बारिश कंडेंस होकर एक तरीके से गिरती है, लेकिन ऊपर उठने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर साइक्लोन्स क्या करते हैं, तो पहले हम साइक्लोन को समझते हैं। साइक्लोन जैसे हम सब जानते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया होता है, तो जिसमें क्या होता है कि चारों तरफ की हवा, हाई प्रेशर वाली हवा लो प्रेशर एरिया की तरफ भागती है और लो प्रेशर वाली एरिया में इकट्ठी हो जाती है। फिर ये हवा इकट्ठी होकर यानी कन्वर्ज होकर ऊपर की तरफ उठती है, और फिर ऊपर जाकर हैवी प्रेसिपिटेशन करती है, वही एडिमेटिक कूलिंग और कंडेंस होकर। तो चक्रवाती जो कूलिंग ये जो हवा ऊपर उठती है ये अपना ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन दोनों में ही होता है। ये हाई वेलोसिटी की बैंड्स भी बारिश में बहुत साथ देती हैं, क्योंकि इस तरह के रीजन हवा भी बहुत तेज़ होती है। इस तरह की अगर हम वर्षा देखें तो अपना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मोस्टली होती है। दोस्तों, जैसे अभी हमने देखा कि माउंटेन्स बारिश कराने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और हिमालय में बारिश मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही होती है। इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि हवा की जो डायरेक्शन माउंटेन्स के जिस स्लोप में होती है वहाँ पे बारिश हवा ऊपर उठती है और बारिश उस साइड में होती है, लेकिन जो दूसरी साइड का एरिया होता है वहाँ बारिश नहीं हो पाती, वो रेन शैडो एरिया कहलाता है। तो वहाँ पे बारिश नहीं होती और वहाँ बहुत लॉस होता है इस वजह से। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें कि बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं भी सेम नहीं है, ये बहुत ही हाईली अनइवन है। इसका मुख्य कारण है समटाइम्स कि इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है उस प्लेस का, उसका डिस्टेंस सी से
हो जाती है तो जितने भी एरिया कोस्ट के आसपास होते हैं उनमें ज़्यादा बारिश होती है, और यही मात्रा जब हम समुद्र से दूर जाते हैं तो घटती जाती है। तो जितनी भी हवाएं हैं वो समुद्र से जो ज़मीन की तरफ बहती हैं तो उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वो बारिश करने की ज़्यादा संभावना रहती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर ऑफ कंटिनेंट ओरिजिन। यही कारण है कि जितने भी ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं इस बेल्ट में, ईस्टर्ली ट्रेड वाइंड्स जिसमें बहती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करती है, और जितने वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होते हैं सेम लेटीट्यूड्स में वो ड्राई रहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि जितने भी हमारे रेगिस्तान हैं, डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड में, वो मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स पर ही हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ये एक मेन रीज़न इसका दूसरा भी है जो कि कोल्ड ओशन करंट के थ्रू भी होता है। जैसे हम देखते हैं कि करंट्स की जो टेंडेंसी होती है वो वाटर में क्लॉकवाइज रोटेट करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो दोस्तों इस पैटर्न के कारण हम देखते हैं कि जो अपना कोल्ड करंट होता है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में ट्रॉपिकल एरियाज में रहता है, जबकि वार्म करंट्स अपना ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे फ्लो करता है, और जबकि हायर एल्टीट्यूड्स में रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि जितने भी अपने ट्रॉपिकल रीजन जितने बड़े बड़े डेजर्ट्स मरुस्थल हैं वो सब अपने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स पर ही है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी हमने देखा इसमें कि वेस्टर्न कोस्ट पे अपना कोल्ड वाटर रहता है, तो कोल्ड वाटर हवा को गर्म नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, जबकि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंटिनेंट्स में गर्म पानी रहता है तो वो हवा को अपलिफ्ट करता है, कंडेंसेशन होता है और वहाँ बारिश होती है, इसलिए वहाँ बारिश बनने की संभावना कम। तो दोस्तों जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि ओरोग्राफिक जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें माउंटेन्स की एक बहुत बड़ा ही क्रूशल रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पर्वतों की, क्योंकि जो माउंटेन्स होती हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर ये अपने माउंटेन अगर राइट एंगल पर हैं, जो हवा की जो डायरेक्शन है, तो एक ऑब्स्ट्रक्शन एक विरोध प्रकट करते हैं जो कि माउंटेन्स के द्वारा किया जाता है, और यह जो हवा होती है उसको माउंटेन्स का जो स्लोप होता है, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है वो माउंटेन के सारे ऊपर उठना शुरू कर देती है। और अगर हम दूसरे एंड पर देखें, चलो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। जैसे अपना हवा माउंटेन से टकराकर माउंटेन हवा की डायरेक्शन में जो माउंटेन की साइड है उसमें हवा ऊपर उठना शुरू कर देती है, और ऊपर उठ के वो कंडेंस होती है, ड्यू पॉइंट पर पहुंचने के बाद ठंडा होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो भी अपना हवा है वो मॉइस्चर को कंटेन नहीं कर पाती और ज़्यादा ठंडा होने पर वह बारिश के रूप में बहने लगती है। और अब अगर हम बात करें माउंटेन बैरियर की, तो इसका ऑब्स्ट्रक्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर माउंटेन्स जैसे अगर उसके पैरेलल साइड में है तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा और वहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं जो अपना अरावली माउंटेन है वो साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल होता है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होता है, जो क्योंकि जो हवा अरेबियन सी से आती है उसमें पैरेलल साइड में होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता है, विरोध प्रकट नहीं करता है, तो हवा बिना किसी विरोध के ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, तो हवा बिना किसी विरोध के वहाँ से पास हो जाती है, और यही कारण है कि वहाँ वर्षा नहीं होती, और इसके फलस्वरूप जितने भी अपने राजस्थान गुजरात के वेस्टर्न पार्ट्स हैं वो ड्राई ही रहते हैं, सूखे ही रहते हैं। और जबकि हम बात करें दूसरी तरफ जो अपना साउथ वेस्ट मानसून होता है वहाँ पे हम ये अपना वेस्टर्न घाट्स स्टेशन क्रिएट करता है, तो हम देखते होंगे केरल और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और यही हिमालय रीजन में भी होता है। तो दोस्तों माउंटेन्स का टकराना हवा से बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते होंगे कि मेघालय में जो भी से अपने सबसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र हैं, जैसे पहले चेरापूंजी और मैसेराम, वहाँ पे क्या है, हवा चारों तरफ से पर्वतों से घिरी रहती है और वहाँ से टकराकर हवा ऊपर उठती है और वहाँ से बारिश होती रहती है, वही प्रोसेस फ्लो रहता है, तो वहाँ कंटिन्यूसली बारिश होती है, क्योंकि हवा को वहाँ से निकलने का एक पासेज नहीं मिल पाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है, तो वो आपस में माउंटेन से टकराकर ही ऊपर उठती है, बारिश होती है, फिर ऊपर उठती है, वहाँ बारिश होती रहती है, यही एक रीज़न है। और जैसे कि मैंने आपको रेन शेडो बताया था कि माउंटेन के जिस स्लोप की डायरेक्शन में हवा टकराती है वहाँ पे वो विंड वाले डायरेक्शन में स्लोप की हवा उठना शुरू हो जाती है, वहाँ बारिश होती है। जबकि माउंटेन की जो दूसरी साइड होती है जहाँ पे हवा नहीं टकराती है, मतलब पीछे की साइड में, तो वहाँ पे कोई बारिश हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ हवा उठती नहीं है, तो उस वाले पार्ट को हम रेन शेडो कहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं चेरापूंजी और मौसिनराम की,
जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मौजूद है। ये दोनों ही जगह मेघालय के दो बहुत खूबसूरत गांव हैं जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस बनने का कंपटीशन चलता रहता है। कभी चेरापूंजी में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है तो कभी मौसिनराम में। तो इसी तरह ये टाइटल दोनों के बीच सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से एट प्रेजेंट मौसिनराम दुनिया का सबसे वेटेस्ट फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया है बारिश प्रेसिपिटेशन उसके डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स समझाने के लिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें